हेलो बच्चों, आज हम लोग छोटे छोटे 3 टर्म के बारे में जानकारी लेंगे कि एटॉमिक मास नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है और एटॉमिक वेट क्या है। पीरियोडिक टेबल में जब आप कोई भी एलिमेंट के बारे में जानते हैं, जैसे किसी भी एलिमेंट के बारे में लिखा गया, जैसे क्लोरीन हुआ या सोडियम हुआ, जैसे मान लो सोडियम के बारे में लिखा गया तो यहाँ पे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, जैसे 11 लिख दिया गया। लेकिन जो ऊपर लिखा जाता है बेटा, जैसे लिख दिया गया 23, तो ये अब 23 क्या है इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। और एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या अंतर होता है हम उसको बताएंगे। जैसे कोई भी एटम यक्स हो, इस एटम यक्स में हम यहाँ पे लिखते हैं Z और इस एटम को डिफाइन करने के लिए लिखते हैं यहाँ पे A। तो जो Z होता है, यह Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और चूंकि एटम न्यूट्रल होता है, परमाणु उदासीन होता है, तो यही हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और A का मतलब होता है न्यूक्लियनों की संख्या, A बराबर P+N। इस A को कहा जाता है मास नंबर, मास नंबर। और इस Z को कहा जाता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। मास नंबर किसका? एटम का, तो एटॉमिक मास नंबर कह देंगे। इसकी हिंदी जो होगी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। अर्थात द्रव्यमान संख्या जो होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियनों की संख्या बताता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बताएगा, जो कि सदैव एक होल नंबर होगा। क्योंकि ये पूर्णांक संख्या होगी तो होल नंबर। अब आइए मास क्या होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का बेटा मतलब होता है किसी भी एटम में उपस्थित परमाणु में जितने भी कण होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वही एटॉमिक मास होगा। अर्थात एटॉमिक मास जो होगा, मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स, मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स। मास ऑल पार्टिकल्स में कौन कौन होंगे? प्रोटॉन हो जाएगा, प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाभिक के बनने में कुछ ऊर्जा नष्ट होती है, तो हम इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेते, और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि उतना न्यूक्लियस बनने में नष्ट हुआ है। तो इसका मतलब एटॉमिक मास जो हो जाता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ ये मास नंबर है, एक संख्या है, और यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। चूँकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का हम आपको मास बता चुके हैं कि एक प्रोटॉन का मास 1.007 U होता है, या AMU कहिए, और न्यूट्रॉन का मास हमने बताया है 1.008 U। तो जब आप मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन निकालेंगे तो यह भी हो जाएगा, जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा उसमें जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी संख्या P+N, आंकिक मान P+N के बराबर होगा, और यूनिट जो होगा U हो जाएगा, P+N U। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो मास नंबर होता है,
मास नंबर का जो आंकिक वैल्यू होती है वही आंकिक वैल्यू एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान का होता है, एटॉमिक मास। तो यदि हमको मास नंबर मालूम है तो हम उसका एटॉमिक मास भी जानते हैं। केवल मास नंबर में हम U लगा देंगे। क्या लगा देंगे? U। तो यदि यहाँ पे ये 23 है तो इसका मतलब इसका मास नंबर हो जाएगा सोडियम का 23U। तो इतनी बात आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि यदि हमको मास नंबर किसी का मालूम है तो हम एटॉमिक मास जान जाएंगे, केवल यूनिट बदल देंगे क्योंकि वैल्यू दोनों का सेम होता है लगभग। तो सेम होने की वजह से जो मास नंबर होगा उस एटम का वही एटॉमिक मास होगा। केवल मास नंबर एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि एटॉमिक मास कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती, यह हमेशा दशमलव में आती है। लेकिन दोनों के आंकिक मान बराबर होते हैं, इसलिए हम सीधे लिख सकते हैं एक एटम का वेट 23U। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, दो टर्मोलॉजी बता दी। तीसरा है एटॉमिक वेट क्या होता है। एटॉमिक वेट ही आपके पीरियोडिक टेबल में मिलेगा। एटॉमिक वेट क्या होता है, जैसे यक्स का हमको एटॉमिक वेट लिखना हो, ये जेड है, तो एटॉमिक वेट एवरेज मास ऑफ ऑल आइसोटोप, अर्थात सभी एक तत्व के सभी प्रकार के आइसोटोप्स का जो मास होता है उसका हम औसत मान लेते हैं। हम आपको आइसोटोप्स बता चुके हैं। तो किसी भी एलिमेंट यक्स का एटॉमिक वेट एवरेज ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट एक्स, यानी इस यक्स के जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनका यदि हम एवरेज मान ले लें तो वही एवरेज मान ही एटॉमिक वेट कहलाता है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स मिलते हैं, एक क्लोरीन मिलता है 35 के रूप में और एक क्लोरीन मिलता है 37 के रूप में। ये दोनों क्या है? जुड़वा है, यानी कार्बन कॉपी है, क्योंकि दोनों का परमाणु क्रमांक सेम है तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टी। केवल फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा अंतर होगा क्योंकि मास में हल्का सा अंतर है। और नेचर में क्लोरीन 1735 जो है ये 75% पाया जाता है और यह जो है 25% पाया जाता है। तो यदि हमको इसका एटॉमिक वेट निकालना हो तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट जो होगा इसके 75 कण पाए जाएंगे 35 वेट वाले, तो 75 गुणे 35 प्लस 37 वाले 25 हैं तो 25 गुणे 37 बटे 100 कर देंगे। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके जब देखेंगे तो देखेंगे कि ये आएगा 35.5U। तो यदि किसी भी एलिमेंट के एक से अधिक आइसोटोप्स हैं तो वहाँ एटॉमिक मास का मतलब नहीं रहता, वहाँ पे हम एटॉमिक वेट निकालते हैं। लेकिन यदि किसी एलिमेंट का केवल एक ही आइसोटोप्स हो, यानी वह अकेला हो, तो जो एटॉमिक वेट होगा वह उसके मास नंबर के बराबर हो जाएगा। यानी यदि कोई आइसोटोप्स नहीं है तो एटॉमिक वेट और मास नंबर एक होते हैं। यदि आइसोटोप्स हैं तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन कभी कभी यदि जैसे कार्बन के केस में आप देखेंगे तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स मिलते हैं, 12, 13, 14, लेकिन नेचर में ये 98% पाया जाता है। तो जब आप इसकी सहायता से निकालेंगे 98 और ये 1% और इसका मान लीजिए 1%, तो आपको अंत में 12U ही आएगा। एवरेज वेट क्या आएगा? 12U। तो इस प्रकार से आपको ये पता चल गया
कि पीरियाडिक टेबल में जो लिखा गया है वह एटॉमिक वेट लिखा गया है, अर्थात जब आइसोटोप्स की खोज हो गई तो उनका रिलेटिव एबंडेंस देखा जाता है, यानी नेचर में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं उसको देखा जाता है, और फिर प्रत्येक एटम का मल्टीप्लाई करके उसके वेट से और अंत में एटॉमिक वेट निकाल लेते हैं। या U का क्या मतलब है इसको समझिए। जैसे 6C12 6C12, इसमें आप जानते हैं कि इसका ये मास नंबर जो है A जो है 12 है, तो इसका मास नंबर हो गया 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो 6U + 6U यानी 12U, मास नंबर हो गया 12U। यदि हम देखते हैं कि इसके हम एवोगैड्रो नंबर के बराबर कण ले लें तो यह कण ग्राम में बदल जाएगा। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, इसको यदि आप विस्तार रूप से पढ़ना चाहें तो एक हम वीडियो अलग से बनाए हैं कि मोल की संकल्पना क्या है, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे केवल इतना जान लीजिए, 1 मोल कण जो होगा वह होता है 6.022 × 10⁻23 कण। तो यदि हम कार्बन का एक कण का मान 12U है, तो यदि हम इतने कण से गुणा कर दें यानी 12U गुणे 1 मोल, 1 मोल, इस संख्या को ही एवोगैड्रो नंबर N कहा जाता है, यानी N कण से गुणा कर दें तो यह बदल जाता है 12 ग्राम। तो अब आप U और ग्राम में संबंध स्थापित कर सकते हैं, यानी 1U बराबर हो जाएगा, 12 से 12 कट गया, 1/N ग्राम। N का मान यदि आप रख देंगे तो 1/6.023 10⁻23, तो ये आ जाएगा 1.67 × 10⁻24 ग्राम। और यदि किलोग्राम में निकालना हो तो 10⁻27 किलोग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा AMU, या इसी को U कहा जाता है, इसी को AMU भी कहा जाता है, लेकिन अब आधुनिक में U, यूनिफाइड स्केल। तो 1U और ग्राम में हमने आपको संबंध बता दिया, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से बेटा आपका ये आज का वीडियो, आज का लेक्चर समाप्त हो गया। यदि आपको मेरी बात समझ में आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।